13 दिसंबर 2021 जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी में एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया और इस बार जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक बस जो लगभग 25 पुलिस कर्मियों को लेकर अपने कैंप में लौट रही थी, आतंकवादियों ने जेवन के इलाके के पास पंथा चौक के थोड़ा आगे, और ये वो इलाका है जहां पहले भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा चुका है, एक बार फिर सुरक्षा बलों की बस को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध दुतरफा फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी थे, 2 पाकिस्तानी, 1 लोकल जिसने गोली चलाई और इसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल, 11 और पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। प्रश्न यहां ये उठता है कि इसकी तैयारी कितने समय से कर रहे थे आतंकवादी, क्योंकि एक बात साफ है, जम्मू और कश्मीर में जब सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है तो पुराने आतंकी हमलों को देखें तो इसकी बहुत रेकी करके रहते हैं, यानी टोह लेकर रखते हैं आतंकवादी किस समय बस निकलती है, वहां पर कौन सुरक्षा बल होते हैं, आतंकवादियों के निकलने का क्या रास्ता होता है और उसके बाद ही निशाना बनाया जाता है। क्या 13 दिसंबर को इसलिए चुना था कि 13 दिसंबर को ही 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था, वो भी पाक प्रायोजित आतंकवाद था, उसमें भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल थे। इस घटना में भी पुलिस के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद का ही रोल है, उसका एक ऑफशूट है जिसे कश्मीर टाइगर्स का नाम दिया गया है, ये उसकी कारस्तानी है। प्रश्न यहां एक और उठता है, जम्मू और कश्मीर में इतने समय से ये आतंकवादी जो पनप रहे हैं, इनको किस तरह से जड़ से उखाड़ने का प्रयास चल रहा है सेना का, पुलिस का और सुरक्षा बलों का, और क्या इसके लिए एक लंबी सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है जिसमें अल्प विराम या पूर्ण विराम न हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब आप सुरक्षा बलों से बात करते हैं तो एक जो खतरे की घंटी होती है वो ये होती है कि जम्मू और कश्मीर में जैसे ही कुछ समय शांति आती है तो कुछ ऐसी आवाजें उठने लगती हैं जो कहते हैं कि अब शांति आ गई है, अब आप आखिरी बंदूक के शांत होने की तो प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा लीजिए। और श्रीनगर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की बात कई बार उठी है इससे पहले, और इसमें कई वो आवाजें शामिल है जो जम्मू और कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत काम कर चुके हैं, तो वो जमीनी स्थिति को जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ये कहते हैं कि आफ्स्पा हटा लेना चाहिए। अब आप ये सोचिए, अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होता तो क्या सुरक्षा बल इस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम दे पाते? एक और आपको उदाहरण देता हूं, और ये सब चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आतंक का जो टेरर टैप है, आतंक का नल है जिसे आतंकवादी निकलते हैं, इसका स्रोत तो पाकिस्तान में है, वहीं से इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है, वहीं से हथियार भी आते हैं, वहीं से आतंकवादी भी आते हैं। और जब तक गढ़ में आतंक को खत्म नहीं किया, आप अपने इनेबलिंग सिस्टम्स को, अपने हाथों को कमजोर कर दीजिए, अपने ऑपरेशंस को कमजोर कर दीजिए, तो इससे जीत कैसे हासिल होगी? और जो इस तरह की बात करते हैं उनकी मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है, क्या उसकी पड़ताल की भी आवश्यकता है। एक आपको उदाहरण और देता हूं। एक समय था जब जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में, दक्षिण कश्मीर के इलाके में सेना और सुरक्षा बलों ने बड़ी विजय हासिल कर ली थी। उस पूरे इलाके से आतंक लगभग खत्म हो गया था, और फिर कुछ नेताओं ने, कुछ और लोगों ने कहा कि अब आतंक खत्म, अब यहां से सेना हटा ली जाए। बहुत दबाव बना। सेना में जो दूरदर्शी अधिकारी थे वो लगातार कह रहे थे कि आतंक अभी डाउन है, आउट नहीं है, यानी कम है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए सेना हटाना दक्षिण कश्मीर के उन इलाकों से खतरे से खाली नहीं, लेकिन बहुत दबाव बना, सेना हटा ली गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्योंकि जिन अर्धसैनिक बलों को, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को, जम्मू और कश्मीर पुलिस को उस इलाके की जिम्मेदारी दी गई,
उतनी बड़ी संख्या में वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उस तरह का उनका ऑपरेशनल बेस नहीं बन पाया था और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये तो नियम है, जहाँ वैक्यूम होगा और सुरक्षा बल नहीं होंगे तो कोई ना कोई शक्तियां तो वहाँ आके पनपेंगी और आतंकवाद एक बार फिर पनपने लगा। उन्हीं इलाकों में आतंकवादी फिर आने लगे और जो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर सेना ने, पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस इलाके को आतंक से लगभग खाली करा लिया था, वहां पर एक बार फिर बड़ी तरह से आतंकवादी आकर बसने लगे और अब फिर एक बार वही प्रयास चल रहा है कि उन इलाकों से आतंकवादियों को हटाया जाए। तो ये जो प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री है, ये कितना बड़ा खतरा है, ये मंथन की बात है। और प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री उन लोगों द्वारा जो उस इलाके में तैनात रह चुके हैं। मतलब अगर आप किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कर रहे हैं, किसी आप और इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो ये समझी जा सकती है बात। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, 370 हटने के बाद या फिर उसमें कुछ प्रावधानों के हटने के बाद क्या स्थिति में सुधार आया? अब कुछ बड़े नेता है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं सुधार आया, स्थिति और खराब हुई है और आपको सच्चाई आपको बताई नहीं जा रही। अब प्रश्न यही उठता है, 21वीं सदी का भारत, 4G 5G की बात हर जगह, इंटरनेट हर जगह, हर आदमी के पास मोबाइल फोन, ऐसी कौन सी बात हो रही है जो अभी उजागर नहीं हो रही है? तो इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने संसद में क्या कहा। आप कुछ बातें इधर उधर की जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां तो गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि 2018 में 417 घटनाएं हुई थी, जो घटकर 2020 में 255 हो गई और 2021 दिसंबर के शुरुआत तक ये 206, 417 से 255 और 2021 में 206 घटनाएं, यानी 455 से घटकर 206 घटनाएं। मरने वालों की संख्या भी कम हुई है, आतंकी घटनाएं भी कम हुई हैं। घुसपैठ के अगर प्रयास देखें तो 143 2018 में और गिरकर 28 के आसपास 2021 में। अब क्या ये कमी है? अब आप ये आकलन कीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि नई स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बद से बदतर हुई है स्थिति, आंकड़े एक और कहानी सुनाते हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात, आतंकवाद अगर 90 के दशक से, तो 90 के दशक से 90 से 2000, 2000 से 2010, 2000 से 2010 से 20 और अब 2022, अगर आतंकवाद इतने लंबे समय रहा, तो क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 या धारा 370 पर जो कार्रवाई हुई, 30-35 साल का आतंकवाद क्या 30-35 महीनों में चला जाएगा, या उसको कुछ और समय लगेगा? और कुछ और समय देने की आवश्यकता भी है, एक रणनीति के तहत, एक ऐसी रणनीति जिसमें इस तरह के परिवर्तन ना लाए जाएं कि 2 महीने आतंकी घटनाएं नहीं हुई या 3 महीने नहीं हुई तो आप अपनी सेना वहां से हटा ले या अर्धसैनिक बलों को हटा ले। प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री एक बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर पर तब जब आतंक का जो स्रोत है पाकिस्तान, वहां से कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है कि अरे पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करोगे तो शांति नहीं होगी। क्या ये असल में सच है? आंकड़े आप भी देखिएगा और कुछ मंथन आप भी कीजिएगा। पाकिस्तान में चाहे सिविल सरकार रही हो, यानी बेनज़ीर भुट्टो की सरकार रही हो, या आसिफ अली जरदारी की सरकार रही हो, या फिर नवाज शरीफ की सरकार रही हो, या फिर सेना के आदेश पर किसी भी अरे गहरे नत्थु ठहरे को प्रधानमंत्री बना दिया गया हो पाकिस्तान में, और ऐसा होता भी है, हाइब्रिड सरकार का समय हो, क्या आतंकवाद मिलिट्री रूल और सिविल रूल में कोई फ़र्क है? या उतनी ही बड़ी वारदातें दोनों के समय हुई हैं? और आप खुद इसका आकलन कीजिए। कारगिल की जब लड़ाई हुई तो वहां मिलिट्री रूल था या सिविलियन रूल था? IC-814 जब हमारा इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक हुआ, वहां मिलिट्री रूल था या सिविल रूल था? जब हमारी संसद पर हमला हुआ तब किसका रूल था? इसके अलावा जब मुंबई पर
देश पे सबसे बड़ा आतंकी हमला जिसे हम कहते हैं 26/11 का आतंकी हमला हुआ, तो सिविलियन रूल था कि मिलिट्री रूल था? 1993 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 257 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में 1993 में। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और ये जो पूरा गैंग आईएसआई के साथ काम कर रहा था, जब वो आतंकी हमला हुआ था तो सिविल रूल था कि मिलिट्री रूल था पाकिस्तान में? तो आपको पता चलेगा कि चाहे सिविल रूल हो, हाइब्रिड रूल हो या मिलिट्री रूल हो, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो एक सुनियोजित तरीके से आपके देश में, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की निरंतर साजिश रचती रहती है। और न केवल हमारे देश में, भारत के इंटरेस्ट पर अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले हुए थे, हमारे दूतावास पर आतंकी हमला हुआ था, हमारे डिफेंस अटैचे और एक सीनियर डिप्लोमेट उसमें मारे गए थे, हमारे वाणिज्य दूतावास जो हमारे कॉन्सुलेट्स है उन पर लगातार आतंकी हमले हुए थे। खैर, इस समय तो अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और जो आतंक का पेड़ पाकिस्तान ने लगाया, अब उसके फल पाकिस्तान खुद ही खा रहा है कि जब से तालिबान की सत्ता आई है, पाकिस्तान के बड़ी संख्या में सिपाही मारे गए हैं एफपैक बॉर्डर रीजन में, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के उस पूरे क्षेत्र में। और जो बहुत गर्व से इमरान खान ये दावा कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान खुद एक आतंकी संगठन बताता है, उसके साथ उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट किया, एक सीज फायर एग्रीमेंट किया। आप ये सोचिए, कोई देश, अगर कोई आतंकी संगठन है जो उनके ही देश में सेना के बच्चों को मार दे, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर 16 दिसंबर 2014 में सबसे बड़ा आतंकी हमला जिसे कहते हैं, 150 पाकिस्तानी बच्चे और टीचर्स मार दिए थे आतंकवादियों ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। उन्हीं के साथ पाकिस्तान की सरकार ने सीज फायर भी कर लिया, उन्हीं के साथ बातचीत भी कर ली। अब उसी आतंकी संगठन ने कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार तो निकम्मी है, हम नहीं करते सीज फायर, हम मारेंगे, और उसके बाद मारना भी शुरू कर दिया पाकिस्तान की सेना को भी, उनके पुलिस वालों को भी। तो ये पाकिस्तान की ज़मीनी स्थिति है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। वही पाकिस्तान अपने देश में जो आंतरिक समस्या है उससे ध्यान भटकाने के लिए जम्मू और कश्मीर में बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। और जब वो समझ जाता है कि भारत में ठोस कार्रवाई की जा रही है, तो फिर उसके कुछ इनेबलर्स हैं, उन इनेबलर्स के जरिए उस कार्रवाई को कमजोर करने की साजिश रची जाती है। ऐसा सेना के कई विशेषज्ञ खुले तौर पर कह भी चुके हैं। निर्णायक कार्रवाई क्या होगी? कई बार यह प्रश्न उठता है कि अगर पुलवामा में सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद एक निर्णायक कार्रवाई हुई। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में, और बालाकोट एक बड़ा ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि न केवल नियंत्रण रेखा को पार किया गया बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को, खैबर पख्तूनख्वा डिस्प्यूटेड नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का प्रोविंस है, एक राज्य है, तो पूरा पाक अधिकृत कश्मीर को पार करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की गई और आतंक के, जैश ए मोहम्मद के एक बड़े गढ़ को, ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया। ये एक बहुत बड़ा तमाचा था पाकिस्तान की वायुसेना के चेहरे पर कि भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे, बमबारी की और सुरक्षित लौट आए। और पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, पाकिस्तान की वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, प्लान किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की सीमा को पार कर पाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा इलैबोरेट ट्रैप जरूर लगाया कि उन्होंने अपने ही देश में एक बहुत इलैबोरेट एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी या ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत अपने विमान वो अपनी सीमा में लेकर आए, और इसमें भी विंग कमांडर अभिनंदन अपना मिग-21 लेकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए और वहां एक F-16 को गिरा दिया। हालांकि उसमें उनका भी मिग-21 गिर गया, उनको भी पाकिस्तान ने बंदी बनाया। लेकिन पाकिस्तान की संसद में जो बात उठी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, जब पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि भारत रात को 9 बजे मिसाइल लॉन्च कर देगा, अटैक कर देगा, और वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पैर थर थर कांप रहे थे या पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर थर थर कांप रहे थे, तो पाकिस्तानी स्पष्टीकरण दे। लेकिन उनकी संसद में कहा गया कि उनके पैर थर थर कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा के लिए अभिनंदन को वापस कर दीजिए, और अभिनंदन को उन्होंने बाइज्जत वापस किया। ये उनका प्यार नहीं था, ये भय था, ये डर था पाकिस्तान का। और अगर आतंक पर जीत हासिल करनी है तो ये डर जरूरी है।
बिना डर के पाकिस्तान नहीं समझेगा। और यह भारत को समझ जाने की आवश्यकता है कि 1947 में, आप सोचिए 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को स्वतंत्रता मिली। अक्टूबर में पाकिस्तान ने कबायली पहले भेज दिए जम्मू और कश्मीर में, और उसके बाद उसने अपनी सेना को कश्मीर में भेज दिया और युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान की यह मंशा 1947 से 2022 तक बदली नहीं है। अब करना क्या है? बालाकोट जैसे ऑपरेशंस या FATF पे प्रेशर या इस तरह की रणनीति निरंतर लगातार चलनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत एक निर्णायक जीत हासिल कर सके। जरूरत इस समय यह भी है कि हमारे देश के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान की मंशा या पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करते हैं, उनके साथ क्या किया जाए। आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो निरंतर चलेगी और लंबा चलेगी, इसकी आवश्यकता है।